हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर 2024 का हम करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। और आज का दिन है दोस्तों संडे। संडे है यानी हम जल्दी से हमारा करंट अफेयर्स का जो है क्लास कंप्लीट करते हैं। फिर आप लोग भी जो है आपने जो शेड्यूल बनाया होगा संडे का आज बाहर घूमने के लिए या अपने दोस्तों के साथ मिलना या मूवी देखना, तो आप बेहतर तरीके से फिर अपना काम कीजिएगा। दोस्तों, हफ्ते में एक दिन ऐसा होना भी चाहिए जिसमें हम क्या थोड़ा किताबों से दूर हो जाए। एक दिन के लिए दूरी बढ़ाना आने वाले 5-6 दिन में बहुत ज़्यादा ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाने जैसा काम है। क्योंकि अगर हम कंटिन्यू पढ़ेंगे तो एक नया उत्साह नहीं आएगा और मन में ऐसा भी नहीं रहता है कि यार आज मैंने पढ़ाई नहीं की तो कल मुझे ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। कई बार अगर हम मंडे से सैटरडे तक हम देखें तो मंडे से सैटरडे तक हम अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करके पढ़ाई कर ले और संडे के दिन अगर ब्रेक भी लेते हैं तो अगले दिन मंडे से अच्छी शुरुआत होती है। मन में ये रहता है कि यार कल पढ़ाई नहीं हुई है, आज अच्छे से हमें पढ़ना पड़ेगा। तो एक नए उत्साह के साथ पढ़ने में मजा भी आता है और वो फिर धीरे 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 हमें अच्छा आउटपुट देता है। ठीक है, ये बात आप जानते हो, छोटी सी बात है। लेकिन शुरू करते हैं आज की हमारी प्रमुख खबरों से दोस्तों। 13 अक्टूबर जो है इससे आज है 13 अक्टूबर और अब हम 13 अक्टूबर का प्रमुख प्रमुख जो भी हमारी खबरें हैं दिन की उनको हम देख लेते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के संबंध में। ठीक है, चलो पहला प्रश्न है यहाँ पर क्या दोस्तों। हाल ही में शारजाह में आयोजित 20वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए किस अभियान को शुरू किया है। अभी शारजाह शारजाह जो है दोस्तों ये यूएई का एक शहर है जहां पर कौन से क्रमांक के 20वें क्रमांक के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो का आयोजन किया जा रहा है। अब इस शिक्षा शो में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छात्र हैं उनको भारत में शिक्षा के लिए आकर्षित करने के लिए एक अभियान चलाया है जिसका नाम है स्टडी इन इंडिया। क्या नाम दोस्तों, भारत में अध्ययन। भारत में अध्ययन नाम से यह जो है अभियान भारत ने प्रारंभ किया है। ये नाम आप यहाँ पर याद रख लो। देखो दोस्तों, ऑप्शन कितने जटिल है, इस प्रकार से भी बन सकते हैं। भारत में शिक्षा, भारत और अध्ययन, भारत व ज्ञान। आपको क्या याद रखना है दोस्तों, भारत में अध्ययन। यह जो है स्टडी इन इंडिया नाम से भारत ने अपनी जो है पहल प्रारंभ की है जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर से जो छात्र हैं वो भारत की शिक्षा को लेकर आकर्षित हो, प्रभावित हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद रखना। शारजहां, थोड़ा सा स्थिति देखो दोस्तों शारजहां की, फिर हम आगे सेशन हमारा शुरू करेंगे। देखो शारजहां जो है दोस्तों ये देखो ये यूएई है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर मैप के माध्यम से समझाता हूँ। ये है दोस्तों यूएई। क्या यहाँ पर पहले इसकी पूरी स्थिति देखो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये तो आपका पोर्शन पूरा इस साइड हो गया, आपको दिख रहा होगा दोस्तों। ये वाला एरिया जो है पूरा यूरोप वाला जो है क्षेत्र ये हो गया, ये अपना एशिया हो गया, ये दक्षिण ईस्ट एशिया वाला हो गया। ठीक है, ये सारी कहानी समझ में आई। ये है अफ्रीका। ठीक है, और अफ्रीका में आपने आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका नाम सुना होगा। ठीक है, और यहाँ पर है अफ्रीका का एक शहर इथोपिया। इथोपिया के जस्ट इधर पास में ही आपको मिल जाएगा दोस्तों यूएई। तो थोड़ी सी मोटा मोटा स्थिति इसकी देखो यूएई है कहाँ पर। और अगर इसको और थोड़े बेहतर तरीके से मैं समझाऊं तो ये है पूरा यूएई। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पर शारजाह की स्थिति बताता हूँ दोस्तों, अच्छे से समझते हैं। ये है इतना इतना एरिया जो है ना, ये दिख रहा है, ये है शारजाह, ये वाला एरिया। ठीक है, और यहाँ पर 20वें क्रम के जो है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा का क्या होगा, आयोजन किया जाएगा। किसकी पहल से, देखो दोस्तों एक बार आप और देख लीजिए, 20 क्रमांक के अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शो। ठीक है, तो 20वें क्रमांक के अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शो का आयोजन कहाँ पर हो रहा है, यूएई के एक शहर में जिसका नाम है दोस्तों शारजाह। ये यहाँ पर याद रखना। थोड़ा सा यूएई की भी स्थिति देख लो, ऊपर से तो है दोस्तों पर्शियन गल्फ से या पर्शियन की खाड़ी से ये पूरी तरीके से घिरा हुआ। यहाँ पर आप कतर देखोगे इस साइड, इस साइड ये वाला पूरा एरिया जो है आपका किसका, सऊदी अरब का है। ठीक है, यहाँ ओमान आ जाएगा। ठीक है, तो और इसी प्रकार से ये पूरी तरीके से जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है यूएई। और यहाँ आबू धाबी है। ठीक है, ये है आबू धाबी और ये है दुबई। दुबई कहाँ पर है, जो फेमस शहर है इसका, ये यहाँ पर है दुबई। ठीक है, आबू धाबी, दुबई, ये कुछ प्रमुख शहर है जिसमें आपको शारजाह याद रखना है। और यहीं पर जो है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शो होने वाले हैं 20 नंबर के। ठीक है, और यहाँ पर भारत ने एक अभियान प्रारंभ किया है, भारत में अध्ययन। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको याद रखनी होगी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बन सकता है दोस्तों, याद रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने नौसेना के नागरिकों के बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। जो भारतीय नौसेना के जो नागरिक हैं उन नागरिकों को क्या देना दोस्तों, बीमा कवरेज प्रदान करना। इसके लिए जो है इसने किसके साथ साझेदारी की है, तो बजाज आलियांस। बजाज आलियांस के साथ जो है भारतीय नौसेना ने नौसेना के नागरिकों को कवरेज या बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से एक साझेदारी की है जिसमें
आपको याद रखना होगा बजाज आलियांस। बजाज आलियांस इंपोर्टेंट नाम है, इसके साथ इन्होंने क्या किए, साझेदारी किए। थोड़ी सी नौसेना की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर आप चित्र देख पा रहे हो दिनेश कुमार त्रिपाठी का, ठीक है। और ये कौन से क्रम के, 26वें क्रम के क्या है, हमारे नौसेना प्रमुख, ठीक है। तो वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है दोस्तों, दिनेश कुमार त्रिपाठी। इनका फोटो आप देख रहे हो दोस्तों, 26वें क्रमांक के ये। थोड़ा सा नौसेना के संदर्भ में जानते हैं दोस्तों, यह जो पहल है 2024 की, देखो यह पहल 2024 का एक प्रमुख आकर्षण है, जिसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया गया है। 2024 को क्या किया गया है दोस्तों, नौसेना नागरिकों का वर्ष, ठीक है। यह पहल जो है बजाज आलियांज के साथ जो बीमा कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से नौसेना ने प्रारंभ की है, इसी को ध्यान में रखकर दोस्तों 2024 को हम नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित कर रहे हैं, और इसी बात को ध्यान में रखकर आपको यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। चलो, वर्तमान नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी है, ये यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होंगे। ये कौन से क्रमांक के दोस्तों, 26वें क्रमांक के। अगर मैं भारतीय नौसेना के इतिहास की बात करूं दोस्तों, अगर मैं स्थापना के संदर्भ में बात करूं, तो ये कब से एक्टिव हुई दोस्तों, अगर आजादी के बाद से देखूं तो कब से, 26 जनवरी 1950 से। ये बात तो आपको पता है कि अगर वर्तमान संदर्भ में अगर इसकी स्थापना के बारे में मैं बात करूंगा, तो नौसेना का क्या आ जाएगा, 26 जनवरी 1950 जो है, ये डेट आपको याद रखनी है। लेकिन अगर भारतीय नौसेना के इतिहास की मैं बात करूं दोस्तों, तो भारतीय नौसेना सन 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की युद्धकारिणी सेना के रूप में इंडियन मेरिन संगठित की गई थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसने 1612 में इसे किस रूप में गठित किया था दोस्तों, इंडियन मेरिन के रूप में, ठीक है। फिर धीरे धीरे 1685 तक इसका नामकरण बम्बई मेरिन कर दिया गया था, ठीक है। और 1830 तक यह नाम चलता रहा। कब से कब तक दोस्तों, 1685 से लेके 1830 तक इसका नाम बम्बई मेरिन रहा। और फिर बाद में 8 सितंबर 1934 को, ये नाम और ये डेट भी याद रखना दोस्तों, 8 सितंबर 1934 को भारतीय विधान परिषद ने भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम पारित किया, और रॉयल इंडियन नेवी, नाम याद रखना, रॉयल इंडियन नेवी का इसी के साथ प्रादुर्भाव हुआ। इस नाम का जो है क्या हुआ दोस्तों, शुभारंभ हुआ। कब से, 8 सितंबर 1934 से। और फिर बाद में अगर वर्तमान स्वरूप में देखूं दोस्तों, तो इंडियन नेवी जो है हमारी 26 जनवरी 1950 से। अगर भारत, आजाद भारत की मैं बात करूं, आजादी के बाद की अगर मैं भारत की बात करूं, तो नौसेना ने अपना जो कामकाज कब से संभाला, अच्छे से 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको यहाँ पर याद रखनी दोस्तों। भारतीय ओलंपिक संघ, अब अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर भारतीय ओलंपिक संघ से संबंधित। और भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर होगा, कौन से दोस्तों, 38वें। बहुत अच्छी पहल जो है इस बार शुरू हुई है, समझना दोस्तों। पहली बार उत्तराखंड में जो है, कहां पर दोस्तों, उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। भारतीय ओलंपिक समिति के बारे में थोड़ा सा देख लेते दोस्तों। 1927 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों। और पीटी उषा क्या है दोस्तों, इसकी हेड है, अध्यक्ष है, ठीक है। ये क्या करती है भारतीय ओलंपिक संघ, ये जो है भारत में जैसे विश्व स्तर पर ओलंपिक होते हैं, आप जानते दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति भी बनी हुई है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का आयोजन भी होता है, ठीक है। तो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, उन खेलों में भारत के कौन से खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करेंगे, इस बात का चयन कौन करती है, भारतीय ओलंपिक संघ समिति। यह क्या करती है, भारत में तथा एशिया के आसपास के जो भी हमारे खेल से संबंधित गतिविधियां, उनका क्या करती है, संचालन करती है। और यह जो है विश्व स्तर पर जब हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का जब आयोजन होता है, उनमें किन किन लोगों को भेजा जाएगा, किन किन को प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा जाएगा, किन एथलीट्स को भेजा जाएगा, इन सब का चयन करती है हमारी भारतीय ओलंपिक समिति, ठीक है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। पीटी उषा इसके वर्तमान अध्यक्ष है, ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना। और 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ पर होगा दोस्तों, उत्तराखंड। इसी प्रकार शीतकालीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन पहले कहाँ हुआ करता था दोस्तों, केवल जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में। आप जानते हो दोस्तों, वहाँ थोड़ा क्या है, माहौल एकदम ठंडा ठंडा सा है, और इसीलिए जो शीतकालीन ओलंपिक खेल रहते हैं, उनका आयोजन अभी तक जो है जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र में ही हो रहा था। लेकिन अब जो है इसकी मेजबानी उत्तराखंड को मिल सकती है, तो ये एक बड़ा बदलाव है। और उत्तराखंड के लिए एक बहुत अच्छी क्या है, गर्व की बात है कि इनके यहाँ पर जो है भारतीय ओलंपिक समिति ने जो है इनको चुना है, इनको इन खेलों के आयोजन के लिए इनकी स्थिति को अनुकूल माना है। देखो, थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर आयोजन की अवधि कब से कब तक रहेगी, पहले तो ये देख लीजिए, ठीक है। जो भारतीय ओलंपिक संघ है,
इसने इसने जो है भारतीय खेल जो है, ओलंपिक खेल जो है, इनका आयोजन कब से कब तक डिसाइड किया? तो दोस्तों यहाँ पर 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक इन खेलों का क्या होगा? आयोजन होगा। आगामी शीतकालीन खेलों का आयोजन पहली बार जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के बाहर आयोजित किए जाएंगे। मैंने आपको अभी बताया था दोस्तों, उत्तराखंड इसकी मेजबानी करने के लिए तैयार है और पहली बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाहर इन खेलों का आयोजन होगा। कौन से? शीतकालीन ओलंपिक का। ठीक है, चलो 37वें खेलों का आयोजन जो है इससे पहले हुआ था, जो 25 सितंबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में हुए थे। ठीक है, इन्हें हम राष्ट्रीय खेल के रूप में भी जानते हैं दोस्तों। मूल रूप से अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में जाना जाने वाला पहला संस्करण 1924 में लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, आयोजित किया गया था। तो पहली बार जो है अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का जो है आयोजन कहाँ पर हुआ था दोस्तों? 1924 में हुआ था पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कहाँ पर? लाहौर में। ठीक है, तो पहली बार 1924 में इन खेलों का आयोजन हुआ था। फिर जो है दोस्तों 1940 में बॉम्बे, जिसे आप मुंबई बोलते हैं, 9वें संस्करण के दौरान आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया है। तो अब जो है इन खेलों का नाम क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय खेल के रूप में हम इनको जानते हैं। तो हमारे जितने भी राष्ट्रीय खेल होते हैं और यह जो एशिया में हमारे जितने भी खेल होते हैं, उन सब खेलों का आयोजन करने वाला संस्थान हमारा कौन सा है? भारतीय ओलंपिक संघ। और अगर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मैं बात करूं, आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, मतलब दोस्तों अखिल मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेलों के लिए एक समिति बनाई गई थी 1894 में। और इसी समिति की अनुशंसा पर और इसी समिति द्वारा जो इंटरनेशनल ओलंपिक हम देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का जो हम आयोजन देखते हैं, वो करवाती है हमारी आईओसी। और 1896 में इसने पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन किया था, एथेंस यूनान से। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और इसकी कमेटी की जो चेयर अभी जो है हमारे इंडिया की जो है चेयरमैन बनी है, उनका नाम है दोस्तों नीता अंबानी। नीता अंबानी इसकी सदस्य बनी है, चेयरमैन नहीं है, सदस्य है नीता अंबानी। ठीक है, इससे पहले रियो ओलंपिक जो हुए थे 2016 में, उसमें भी नीता अंबानी को चुना गया था। और अभी 2024 के जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं, इनमें भी नीता अंबानी को चुना गया है। मतलब 2 बार जो है इनका इसमें चयन हो चुका है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में। ठीक है, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिसको यहाँ पर आपको देखना रहेगा, और ये सारे बिंदु हमने अच्छे से समझ लिए। चलो अब थोड़ा सा बात कर लेते दोस्तों कल के क्वेश्चन की। कल के जो हमने क्वेश्चन देखे थे उनका एक बार अच्छे से क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं, ताकि 2 दिन का हमारा करंट अफेयर्स एक साथ यहाँ पर क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। चलो, अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर देना कि अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अगर मैं आपदा न्यूनीकरण की बात करूं तो यह दिवस प्रतिवर्ष जो है लोगों में इस बात की भावना और इस बात की अवेयरनेस फैलाता है कि जब हमारे सामने यदि किसी प्रकार की आपदा आएगी तो उस स्थिति में हम आपदा को किस प्रकार कम कर पाएंगे, उसके लिए हमें अवेयर करता है। और लोगों को इन आपदाओं में जो घटना होती है, जिसमें हम जन हानि, धन हानि और हमारी जितनी भी प्रकार का हमारा नुकसान होता है, उन नुकसान से हम किस प्रकार बच पाएंगे, उनको किस प्रकार हम कम कर पाएंगे, इस बात के लिए अवेयर करता है। आपको यहाँ पर इसका दिवस बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो आगे बात करते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। महान कारोबारी श्री रतन टाटा जी के निधन के पश्चात टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? हमने कल ही देखा था दोस्तों, नोएल टाटा। नोएल टाटा जो नवल टाटा के क्या है? पुत्र है। और श्री रतन टाटा जी जो हमारे बीच नहीं रहे, उनके सौतेले भाई हैं। इन्हें आयरिश की नागरिकता प्रदान है और ये भारतीय मूल के आयरिश व्यवसायी है। आप जानते हो व्यवसाय मतलब व्यापार करने वाले ये व्यक्ति है, पारसी धर्म से संबंधित है ये। इनकी सारी बातें तो आपको पता चल गई है, लेकिन हाल ही में दोस्तों इन्हें क्या बनाया गया है? टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बना दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना। फिर अगला बिंदु दोस्तों, हाल ही में निहोन हिंडोंग को संगठन को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह संगठन किस देश से संबंधित है? यह संगठन जापान से संबंधित है। इसे हिबाकुशा के नाम से भी जाना जाता है ना? हिबाकुशा के नाम से भी इस संगठन को जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है दोस्तों, जापान किसी प्रकार से परमाणु परीक्षण ना करे, परमाणु हथियारों का प्रयोग ना करे, इसके लिए हमेशा वहां की सरकार पर इस संगठन ने दबाव बनाया और हमेशा शांति बनाने का प्रयास किया। इसी बात को ध्यान में रखकर शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें हाल ही में 2024 का प्रदान किया गया है। ठीक है, ये आप जानते हो दोस्तों। और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की सरकार देती है और नॉर्वे की सरकार जो है इन्हीं के द्वारा इसका वितरण किया जाएगा। और नॉर्वे की राजधानी दोस्तों ओस्लो। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था?
वो थे हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पासी। ये दो नाम याद रखना, हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पासी। इन दोनों व्यक्तियों को शांति का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था 1901 में। सारी डिटेल मैंने आपको कल दी थी, अभी आपका रिवीजन हो जाए इसलिए मोटा मोटा आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी के जो 5 अवार्ड है, उन 5 अवार्ड को स्वीडन की सरकार ही प्रोवाइड करवाती है। पुरस्कार उनका वितरण कौन करती है? स्वीडन की सरकार। लेकिन शांति का जो है नोबेल पुरस्कार ये दिया जाता है नॉर्वे की सरकार द्वारा, नॉर्वेजियन सरकार द्वारा। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक अल्जीरिया, मोरिटोनिया और मलावी की ऐतिहासिक यात्रा, राजकीय यात्रा पर रहेगी। ये ऑप्शन एज इट इज थे, यहाँ पर कब आना था, लेकिन आपके सामने प्रश्न में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। आपको ये याद रखना है कि 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक हमारे राष्ट्रपति महोदया जो है अल्जीरिया, मोरिटोनिया और मलावी, इन तीनों देशों की यात्रा पर रहेगी। आपको मैंने कल ही बताया था दोस्तों इनके राष्ट्रपति के बारे में भी और इनकी राजधानी के बारे में भी। यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा बन सकता है। पूरी स्थिति हमने देखी थी, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के 44वें और 45वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा दोस्तों? लाओस में किया जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये पूरी जानकारी आपको दे दी थी, ठीक है। आपको ये बताना है कि आसियान में कितने सदस्य देश हैं, क्या भारत इसमें शामिल है? कमेंट सेक्शन में आपको मुझको ये आंसर देना रहेगा। चलो, हाल ही में परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, जिनका नाम है अजीत कुमार मोहंती, ने कहां पर मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किया है? तो यह अपने आप में और एशिया की सबसे बड़ी जो है हमारी ये खगोल इतिहास में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और यह जो है हमारी कहाँ पर स्थापित की गई है? लद्दाख में स्थापित की गई, ठीक। तो इस प्रकार हमारे दोस्तों आज के सारे क्वेश्चन हमने लगभग देख लिए हैं। 13 अक्टूबर आज संडे का जो हमारा करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने अच्छे से यहाँ पर देख लिए। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों हमने करंट अफेयर्स का जो हमारा सेशन प्रारंभ किया है, इसमें हम डेली का करंट अफेयर्स तो देखते हैं, प्लस कल का जो हमारा करंट अफेयर्स का जो हमने पूरा सेशन देखा था उसके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से लगा लेते हैं। इससे 2 दिन का हमारा करंट अफेयर्स एक दिन में अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आज संडे है, आप जरूर घूमने जाए, अपने दोस्तों के साथ भी घूमो, अच्छे से थोड़ा क्या है दोस्तों चिल करो। क्योंकि क्या है, अगर हफ्ते भर में एक दिन अगर आप कहीं बाहर जा भी रहे हो तो अगले दिन आप जब पढ़ाई करोगे तो और अच्छे से उसमें अपना एफर्ट्स डालोगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। चलो इस प्रकार दोस्तों हमसे जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।